चैप्टर का नाम क्या था? कॉन्सेप्ट एंड नीड फॉर। ठीक है, तो हम लोगों ने कल इसके ऊपर बात कर ली थी कि ऑडिट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। इस पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि जब भी आपसे पूछा जाए कि ऑडिट है, कि आपने हमेशा स्कोप बताते हुए ये बात करनी है कि हमारा मेन मकसद क्या है, कि हमने ओपिनियन देनी है एज टू वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, या हम ये बताते हैं कि ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स के मुताबिक उसके अकाउंट्स बने हैं या नहीं बने। और हमारे मुल्क का जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो कौन सा है? आईएफआरएस एंड कंपनीज एक्ट के स्केजुअल्स। लिस्टेड कंपनी है तो कौन सा स्केजुअल फॉलो करेंगे? फोर्थ। और अगर अदर देन लिस्टेड हो तो कौन सा फॉलो करेंगे? फिफ्थ। ये बात तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। देन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हम लोग ऑडिट करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स, डिस्क्लोजर्स, कंपैरेटिव्स। देन वी टॉक्ड अबाउट कि भाई ऑडिट के फ़ायदे क्या होते हैं, और इसके ऊपर हम लोगों ने कल 2 सवाल भी देखे जिसमें उसने हमसे फ़ायदे पूछे हुए थे। तो पहला फ़ायदा क्या होता है? इट इंक्रीजेस द क्रेडिबिलिटी। इट इंक्रीजेस द क्रेडिबिलिटी। नंबर 2, कि मैनेजमेंट ने अपनी स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ फॉलो की हैं या नहीं की। अब ये वो अल्फाज हैं जो कि आपने एग्ज़ाम में लिखने होते हैं, इन जार्गन्स को आप चेंज नहीं कर सकते। नंबर 3, ना सिर्फ स्टैट्यूटरी बल्कि नॉन स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ भी निभानी होती हैं। एंड देन हमें वो फीडबैक देता है ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। याद रखिएगा, कंट्रोल्स के ऊपर कोई ओपिनियन नहीं देता, क्या सिर्फ देता है? ओनली फीडबैक। रिकमेंडेशन ज़रूर देता है कि कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज इवन वेयर अ स्टैट्यूटरी ऑडिट इज नॉट रिक्वायर्ड। कहता है कभी ऐसा भी होता है कि आपको इस ऑडिट की ज़रूरत नहीं होती कुछ कंपनीज में। फॉर एग्जांपल एक स्मॉल कंपनी, उसको शायद इसकी ज़रूरत ना हो, बट क्या ये करवाना छोड़ दे? नहीं। अगर उसके शेयर होल्डर्स, उसके स्टेक होल्डर्स उसको मजबूर करते हैं, या अगर कंपनी को लग रहा है कि ऑडिट करवाना उसकी नीड है, तो वो ऑडिट लाजमी करवाए। अक्सर कंपनी ऑडिट इसलिए भी करवाती है कि उन्होंने बैंक से लोन लेना होता है, तो वो बैंक्स को खुश करने के लिए ऑडिट अपना करवाती हैं। ऐसा क्यों होता है वैसे? बैंक्स को ट्रस्ट नहीं होता आप पे? बताएं ना। बैंक्स को ट्रस्ट नहीं होता? भाई बैंक ने आपको क्या पे आउट करना है? पैसा। और पैसा वो देगा जब उसको लगेगा कि तुम्हारी एफर्ट्स क्या है? क्रेडिबल। और ऑडिटर के जो सिग्नेचर होते हैं वो क्या चीज़ ऐड कर देते हैं? क्रेडिबिलिटी ऐड कर देते हैं। कि अब अगर मैं इसको उधार दूं तो मुझे पता है कि कंपनी वापस करने की पोजीशन में है, कंपनी के पास इतने एसेट्स, इतना रिजर्व पड़ा हुआ है कि मेरा उधार वापस हो सकता है। अच्छा जी, देन हम लोगों ने ये सवाल देखा था। इस सवाल में क्या था कि अमजद भाई कह रहे थे कि जनाब ऑडिट तो सिर्फ क्या है, एक लीगली मैंडेटेड एक्टिविटी है, इसका कोई ख़ास बिजनेस को फ़ायदा नहीं होता। तो आपने फौरी तौर पे बताना शुरू कर दिया कि भाई नहीं, ये क्रेडिबिलिटी ऐड करता है, अकाउंटेबिलिटी ऐड करता है, कंट्रोल्स के ऊपर असेसमेंट हो जाती है, रेगुलेटरी और नॉन रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को चेक करता है, एंड देखता है कि कौन से एरियाज में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत मौजूद है। तो ये उसका सोल्यूशन था जिसके ऊपर कल हम लोगों ने तसल्ली से बात की थी। देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट लिमिटेशंस। पहली लिमिटेशन क्या थी? कॉस्ट। ये एक्सपेंसिव होता है। ऑडिट हमेशा क्या होता है, इसकी कॉस्ट हमेशा हाई होती है, हमेशा हाई होती है। दूसरा, इट कॉजेस डिसरप्शन। डिसरप्शन क्या होता है कि कंपनी का स्टाफ अक्सर आपसे इरिटेट होना शुरू हो जाता है, वो आपको सही तौर पे हेल्प नहीं करता। देन हमेशा कुछ चीज़ें किसी भी ऑडिट में किसके ऊपर बेस कर रही होंगी? एस्टिमेट्स के ऊपर बेस कर रही होंगी। और एस्टिमेट्स क्या होते हैं? जो अभी हमें नहीं पता, मगर ये कंफर्म जाके कब होंगे? फ्यूचर में। आप लोगों ने कल मुझे कुछ एग्जांपल्स भी दी थी, कौन सी थी वो? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है। फिर क्या हमारा काम फ्रॉड पकड़ना? नहीं।
हमारा काम फ्रॉड पकड़ना नहीं, हमारा मेन काम, हमारा मेन स्कोप क्या है? टू प्रोवाइड ओपिनियन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। देन अगर हमने इसकी कॉस्ट को और एफिशिएंसी को बैलेंस करना हो तो हम क्या परफॉर्म करते हैं? सैम्पलिंग। क्योंकि जब आप सैम्पलिंग करेंगे तो काम जल्दी होगा। जब काम जल्दी होगा, एक तो एफिशिएंट वे में होगा, दूसरा उसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। और इररिस्पेक्टिव के क्लाइंट का सिस्टम कितना मजबूत है, कितना तगड़ा है, कितना रोबस्ट है, देयर विल ऑलवेज बी सम डिग्री ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस। और लास्ट जो हम लोगों ने पॉइंट पढ़ा था वो ये था कि ऑडिट एविडेंस क्या होता है? परसुएसिव होता है रादर देन कंक्लूसिव। वो ऑडिटर को परसुएड करता है, उसको मजबूर करता है कि भाई वो जो बात कर रहे हैं, असर्शन मीन्स जो बात कर रहे हैं, जो वो व्यू पॉइंट दे रहे हैं, वो व्यू पॉइंट ठीक ही होगा। और अगर ये कंक्लूसिव हो तो इसका मतलब है कि हमने खुद अपनी आंखों से होता हुआ देखा है, मगर ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इसी का नाम तो ऑडिट है कि वो चीज़ जो कि हमारे सामने नहीं हुई है, हमने उसी को वेरीफाई करना है कि वो चीज़ ठीक से हुई है या नहीं हुई। याद है? क्लियर? कोई मसला, कोई परेशानी, कोई डाउट? ठीक है, एक काम करते हैं। अगर हमें आईक्यू भी क्वेश्चन पूछे कि भाई ये बता दो, लिस्ट डाउन द 3 रीजंस जहां पे हमें पता है कि ऑडिट एविडेंस परसुएसिव है रादर देन कंक्लूसिव, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? कौन सी 3 रीजंस हैं जिससे हमें ये पता है कि जो एविडेंस हमें मिल रहा है वो परसुएसिव है, कंक्लूसिव नहीं है? बताते हैं मुझे। 3 बातें। एक तो एस्टिमेट्स की वजह से, दूसरा सैम्पलिंग की वजह से, तीसरा हम अपॉइंट कब होते हैं? गलत। हम अपॉइंट एजीएम पे हो जाते हैं, ऑडिट करने के लिए कब आते हैं? कब आते हैं? ईयर एंड पे आते हैं। तो जब हम लोग आई एंड पे रहे हैं तो शुरू वाली एक्टिविटीज तो ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं। तो इस वजह से ये एविडेंस जो हमें मिलता है ये परसुएसिव होता है, कंक्लूसिव नहीं होता। इसमें सिंपल अगर आप लिखना चाहें तो इनहेरेंट लिमिटेशंस वाली पॉइंट्स उठा के लिख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद देयर इज वन मोर क्वेश्चन। मुझे देख के बताइएगा ये जो पार्ट सी वाली बात है ये ठीक लिखी हुई कि गलत लिखी हुई? जरा गौर कीजिएगा। इसको जूम कर दूं मजीद? चलो अब देखें जरा। अब देखें पार्ट सी। मुझे आपने बताना है कि ये ठीक है या गलत है। कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक गलत है। आइए पढ़ते हैं। कहता है द ऑडिटर ऑब्टेन्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल्स। ये बात तो ठीक है। जब हम लोग ऑडिट करने के लिए जाते हैं तो कंपनी के सिस्टम को, कंपनी के कंट्रोल्स को, कंपनी के प्रोटोकॉल्स को समझते हैं जो कि रेलेवेंट है हमारे ऑडिट के लिए, क्योंकि हमने इसकी बेस पे क्या डिज़ाइन करने हैं? ऑडिट प्रोसीजर्स। ये बात तो ठीक है। जितना कंपनी का कंट्रोल स्ट्रांग होगा, हमारे प्रोसीजर्स अगर कम भी हों तो उससे गुजारा किया जा सकता है। अच्छा ठीक है। दैट आर अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस एंड ऑल्सो फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन। क्या हम लोग ओपिनियन देते हैं? नहीं। तो आप कहेंगे कि जनाब यहाँ तक जो उसने बात की है वो तो ठीक थी, मगर ये ओपिनियन वाली बात वो क्या कर गया है? गलत कर गया है। हम ओपिनियन नहीं देते। ऑडिटर क्या प्रोवाइड करता है? फीडबैक देता है। क्या प्रोवाइड करता है? फीडबैक प्रोवाइड करता है, या आप कह सकते हैं कि ये रिकमेंडेशंस देता है कि कंपनी के जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं वो ठीक से बने हैं या नहीं बने। यानी कि आपने ये वाला पॉइंट इसमें लिखना है। विच वन? दिस वन। एग्जैक्टली ये चीज है। जरा पढ़ें इसको दोबारा।
जो बात उसने गलत की है वो गलत कहाँ से की थी? ओपिनियन से। तो अब आप लिखना क्या है? लिखना ये है कि भाई ये ओपिनियन नहीं देता, ये क्या देता है? ये फीडबैक देता है ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, और जहाँ पे वो वीक हो या इनएडिक्वेट हो, कमज़ोर हो, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, तो वो रिकमेंडेशंस देता है कि कैसे आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ये असिस्ट करती है मैनेजमेंट को टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। हाँ, फीडबैक और ओपिनियन में क्या फ़र्क है? देखें, ये दोनों जार्गन्स हैं ऑडिट के। ओपिनियन हम लोग जब भी यूज़ करेंगे ये हमेशा रिपोर्ट के पर्सपेक्टिव से यूज़ होता है, क्योंकि हम लोग ओपिनियन देते कहाँ पे हैं? ऑडिट रिपोर्ट में। इंटरनल कंट्रोल के ऊपर किसी भी किस्म की ओपिनियन नहीं दी जाती कि तुम्हारे कंट्रोल्स कैसे बने हुए कैसे नहीं बने हुए। हाँ, हम अपने तौर पे अपने दिल से अपनी खुशी से उसको जाते हुए क्या दे के चले जाते हैं? फीडबैक दे के चले जाते हैं। और कहाँ पे देते हैं बताएंगे? मैनेजमेंट लेटर में हम उसको ये फीडबैक देते हैं कि भाई तुम्हारे कंट्रोल्स वीक बने हुए हैं, हमारी तरफ से ये रिकमेंडेशंस हैं, तुम इसके मुताबिक इसको बेहतर बना लो। 3 इसके कॉलम्स होते हैं, मसले, हम क्या रिकमेंड कर रहे हैं, और आखिरी कॉलम हम छोड़ देते हैं खाली। उसमें हम कहते हैं कि आपने बताना है कि आपने कैसे उसको ठीक किया। सो इस सवाल में जो गलती थी वो ये थी, इस सवाल कब आया हुआ वैसे? ऑटम 16 में। तो ये जो ओपिनियन वाली बात वो कर रहा है, यहां से आप लोग तड़प गए। और देखिए 3 नंबर के लिए आपको ये सारी बात करनी है। अगर आप सिर्फ ये लिख देंगे कि हमारा काम ओपिनियन देना नहीं है, फीडबैक देना है, तो 3 नंबर तो नहीं मिलेंगे। 3 नंबर है, तो 3 नंबर के लिए कम से कम 3 बातें तो करनी पड़ेंगी। तो पहली बात क्या होगी कि हम ओपिनियन नहीं देते, हम क्या देते हैं? फीडबैक देते हैं। दूसरी बात क्या होगी कि अगर तुम्हारे कंट्रोल्स वीक हैं या इनएडिक्वेट है तो हम उसको इम्प्रूव करने की रिकमेंडेशंस देंगे। और तीसरी बात, ये हम क्यों दे रहे हैं? ताकि तुम्हारी परफॉर्मेंस फ्यूचर में इम्प्रूव हो जाए। तो ये 1, 2 और 3 ऐसे नंबर पूरे किए जाते हैं एग्जाम में। डन? अच्छा, ऊपर वाला सवाल भी जरा अटेम्प्ट करें और यहां से अटेम्प्ट करें कि अगर ऑडिट होता है तो क्या ये गारंटी है कि ये हमेशा मिस स्टेटमेंट पकड़ेगा? नहीं। रीजन? बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस। मगर नंबर कितने हैं? तो अब आपको बताना है कि ऐसी कौन सी इनहेरेंट लिमिटेशन है जिससे ये मसला आता है। तो पहली क्या है? सैम्पलिंग, सबसे आसान सैम्पलिंग। दूसरी क्या बात करेंगे? टाइम लिमिटेशंस, बिल्कुल आ सकता है। फिर ऑडिट एविडेंस क्या होता है? परसुएसिव रादर देन कंक्लूसिव। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एस्टीमेट्स। एस्टीमेट्स, क्योंकि एक चीज अगर है ही एस्टीमेट तो मैं उस पर आज 100% ओपिनियन कायम नहीं कर सकता। तो इस तरीके से आपने इसको रिप्रोड्यूस करना था। डन? चलूं आगे? चलो आगे चलते हैं। अच्छा, जरा क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ें। पढ़े शाबाश। हाँ जी, सही बात कर रहा है, गलत बात कर रहा है? ये बकवास बात कर रहा है। गलत भी एक हल्का वर्ड है। कहता है कि आप हमें क्या प्रोवाइड करें? भाई ऑडिट में तो एब्सोल्यूट नामी वर्ड ही हराम है। हम कौन सी एश्योरेंस देते हैं? रीजनेबल। और एब्सोल्यूट क्यों नहीं देते? ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस। तो आपने सवाल में कुछ नहीं करना, सिर्फ उसको 4 रीजंस दे देनी है कि तुम्हारी ये बात हम क्यों नहीं मान सकते। तुम्हारी ये बात हम क्यों नहीं मान सकते। तो पहली लिमिटेशन कौन सी है? नहीं, अब स्टार्ट से आए ना। कॉस्ट, डिसरप्शन, सैम्पलिंग, एस्टीमेट,
परसुएसिव रादर देन कंक्लूसिव। तो आपके पास तो बातें ही बातें हैं करने के लिए। मेरा नहीं ख्याल कि ये 4 नंबर या 5 नंबर मुश्किल होंगे। मगर मुझे एक एतराज़ है इस सवाल से। नंबर 5 है, मांगी चीज़ें 4, 1 नंबर कहाँ गया? हाँ क्या? ड्राफ्ट। सवाल को शुरू से पढ़ो। ड्राफ्ट और रिप्लाई। रिप्लाई ड्राफ्ट करना है किसके अगेंस्ट? तो आपका फॉर्मेट भी क्या होना चाहिए? लेटर। आपका फॉर्मेट भी क्या होना चाहिए? लेटर फॉर्मेट पे आपने सारी बात बतानी है। अच्छा जी, ये हम लोगों ने कल कर लिया था असेंडर वाला सवाल। अच्छा जी, और इसके बाद ये भी कल हो गया था। अमजद भाई भी कल कवर कर लिए थे हम लोगों ने, अभी आते हुए भी देख लिया। ठीक है, तो जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसका जो पास्ट पेपर जब आपके सामने मौजूद है, याद तक ओके। अगली बात करें आज, नई बातें करें आज। चलो नई बातें करते हैं। मैं दिखा देता हूँ, ये देखें। दिस इज द फॉर्मेट। कि हम तुम्हारी ये एब्सोल्यूट वाली बात नहीं मान सकते बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस, और वो क्या है वो आपने बता दी मुझे। मगर शुरू कैसे किया है? टू CEO कहता है जी चलो 65% मार्क्स थे पासिंग, यानी कि 100 में से 65 बच्चा है जो कि इस सवाल में पास हुआ। नंबर कितने थे? यानी कि 2.5 नंबर लेने वाले बच्चे कितने हैं? 65। तो 35% बच्चा ऐसा है जिसने 2.5 नंबर भी हासिल नहीं किए। फिर आप कह देंगे आई कैप हमें जान के फेल कर देता। भाई ये सवाल होते हैं जिनसे हम 50 नंबर तक पहुंचते हैं। बड़ी बड़ी केस स्टडियों से 50 नंबर हासिल करना मुश्किल है। हमेशा आसान सवाल ही आपको 50 तक का सफ़र तय करवाते हैं। ठीक है, अब आ जाएं एक कॉन्सेप्ट की तरफ। एक नहीं, काफ़ी ज़्यादा। पहला है स्टीवर्डशिप। पहला क्या है? स्टीवर्डशिप, अकाउंटेबिलिटी एंड एजेंसी। 3 वर्ड्स हैं, स्टीवर्डशिप, अकाउंटेबिलिटी एंड एजेंसी। मुझे बताइए इस तरह सोच के, एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है तो क्या वो आंख बंद करके पैसा फेंक दे? नहीं, वो जाएगा स्टॉक मार्केट और स्टॉक मार्केट में जाकर देखेगा कि किस कंपनी के शेयर्स ऊपर जा रहे हैं, किस कंपनी का डिविडेंड अच्छा जा रहा है, कौन सी कंपनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, और वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करने ही लगेगा कि उसके ज़हन में एक सवाल आएगा कि अगर मैं पैसा डाल दूं तो क्या ऐसा तो नहीं होगा कि मेरा पैसा डूब जाएगा? तो वो क्या मांगना पसंद करेगा? ऑडिट रिपोर्ट। क्या मांगना पसंद करेगा? ऑडिट रिपोर्ट। के उस कंपनी में जो लास्ट ऑडिट हुआ है उसकी मुझे रिपोर्ट तो दिखाएं, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट विल प्रोवाइड व्हाट? क्रेडिबिलिटी टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, जो कंपनी का मालिक है, जो कंपनी का ओनर है, वो ऑडिट क्यों करवाता है? उसको जो एडवांटेजेस मिलते हैं कि कंपनी अपने स्टैट्यूटरी काम कर रही है नहीं कर रही है, वो सारी बातें जो हम लोगों ने पढ़ी हैं। सवाल ये है, सवाल ये है कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो ऑडिटर है ये एक एजेंट है? किसका? कंपनी के ओनर का। ऐसा है कि नहीं? भाई देखे ना, ओनर कैन बी अ पर्सन जो कि गांव से हो, उसने अपनी कुछ ज़मीनें बेची, कुछ किले बेचे और शहर में आके एक फैक्ट्री लगा ली। देखते देखते उसकी कंपनी बहुत बड़ी बन गई। अब उसको तो नहीं पता कि बैलेंस शीट क्या होती है, इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, उसको तो कोई आइडिया नहीं है इस चीज़ का। मगर उसने क्या कमाना है? उसकी नीयत क्या है? प्रॉफिट कमाने की। उसको शायद ये लगता है कि जो कैश बच रहा है वो मेरा क्या है? प्रॉफिट। मगर क्या ऐसा ही होता? ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि कुछ नॉन कैश आइटम्स भी होती हैं जो कि हम माइनस कर रहे होते हैं। कोई नाम एक आधा बता सकते हैं मुझे?
डेप्रिसिएशन है, इम्पेयरमेंट है, एक बस और बता दें, अमोर्टाइजेशन है। तो ये बंदा हमेशा परेशान होगा कि मेरी कंपनी फ़ायदे में है कि नुकसान में है। अब मज़े की बात ये है कि इस ओनर ने कंपनी चलाने के लिए किसके हवाले की होगी? डायरेक्टर के हवाले की होगी। उनसे कहा होगा कि भाई तुमने कंपनी के ऑपरेशंस को संभालना है, तुम्हारे पास कंपनी के क्या हैं? एसेट्स हैं। तो याद रखिएगा, जो आपकी कंपनी का डायरेक्टर है, जो दो चार्ज विद गवर्नेंस है, वो बेसिकली स्टीवर्डशिप रोल प्ले करते हैं। दे आर लुकिंग आफ्टर द एसेट्स ऑफ द कंपनी, और ये भी टेक्निकली उस ओनर का एजेंट है। एक को उसने कहा है कि मेरे पैसे मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुमने मेरे पैसों का ख्याल रखना है, और दूसरे को वो बुला के कहता है कि देख के आओ जो वो ख्याल रख रहा है वो ख्याल ठीक है या नहीं। तो टेक्निकली ये ऑडिट है क्या? दो एजेंट्स की आपस में लड़ाई, और दोनों एजेंट अपॉइंट कौन कर रहा है? ओनर। ओनर कर रहा है अपॉइंट। तो डायरेक्टर्स कौन है? वो लोग जो कि कंपनी के एसेट्स को क्या कर रहे हैं? मैनेज कर रहे हैं, लुक आफ्टर कर रहे हैं, कंपनी को चला रहे हैं। इनमें जो रिश्ता होगा, दैट रिश्ता बिलोंग्स टू एजेंसी का रिश्ता। तो इसमें प्रिंसिपल कौन होगा? डायरेक्टर के ओनर? ओनर। और एजेंट कौन होगा? डायरेक्टर्स एजेंट होंगे। इसी तरह ऑडिटर एजेंट है और ओनर कौन है? प्रिंसिपल है। तो रूल क्या होता है कि एजेंट ने हमेशा किसके मुफाद में काम करना है? प्रिंसिपल के मुफाद में हमेशा काम करना, और ये हमेशा क्या होगा? अकाउंटेबल होगा, जवाबदेह होगा। आसान सी बात, कोई मुश्किल बात तो नहीं। अब अगर आपसे एक भी पूछ ले कि भाई बताओ, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टीवर्डशिप, बता देंगे उसको कि स्टीवर्डशिप क्या होती है और अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? या कि आपने पूछा हुआ है? कब पूछा था? स्प्रिंग 17 में पूछा था कि स्टीवर्डशिप क्या होती है और अकाउंटेबिलिटी क्या होती है। तो उसमें कुछ नहीं लिखना, आपने सिर्फ उसको डिफाइन करना। जितनी बातें अभी तक हम लोगों ने पढ़ी, अगर आप वही लिख देंगे, यही 4 बातें अगर आप उठा के लिख देंगे, तो आपको 4 से 6 नंबर जितने भी हैं इसके मिल जाएंगे। फिर ऑडिट अगर आप करवा रहे हैं एक ऑडिटर से, तो आपको लगता है कि वो ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? मुझे आपने 5 रीजंस देनी है कि क्यों एक ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। शुरुआत करते हैं हर वो बच्चा जिसने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए हैं। ग्रीन, 1 2 3 4 5। हाँ जी, ग्रीन ग्रीन वाले भाई इकट्ठे हो जाए। पहले कोई बता दे आप में से। नहीं, वो मूंगी है, ग्रीन नहीं है। हैं? ट्रस्ट बढ़े, बेहतरीन। इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि ऑडिटर जब तक इंडिपेंडेंट नहीं होगा, किसी भी शेयर होल्डर का या किसी भी स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। बेहतरीन जी। ठीक है, तो उसको वही तो कह रहे हैं, उसकी क्यों, उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि कोई इंटरेस्ट है कि अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो वो ये नहीं कहेगा कि इनका अपना बंदा कंपनी का जो था उसने उसके हक में काम किया। ठीक है, कहना ये चाह रहे हैं कि अगर कोई बैंक हो या कोई इन्वेस्टर कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो जब तक वो बंदा इंडिपेंडेंट नहीं होगा, एफएस के ऊपर क्रेडिबिलिटी का ठप्पा नहीं लगेगा जी। अगर किसी का उसके ऊपर इन्फ्लुएंस है, तो वो हमेशा बायस्ड फील करेगा और वो कभी भी सही से फैसला नहीं ले पाएगा। उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रेशर ना हो। बात तो तकरीबन ये वाली है। कोई नई बात निकालें, सोचें सोचें। वो ट्रू एंड फेयर डिसीजन लेने के काबिल हो। गुड जी। हाँ जी, आप ग्रीन, सबसे ज़्यादा ग्रीन इसको तो आपने पहना हुआ है, और आपको देखते ही मैंने कहा था ग्रीन। नहीं सर, आपके होते हुए मैं कैसे इसको माइनस कर सकता हूँ? एक बात बतानी बस। बेहतरीन। उसका अपना ज़ाती मुफाद हिट हो सकता है, फेमिलियरिटी हिट हो सकती है, और डिफरेंट जो एथिकल थ्रेड्स हैं वो बीच में आ सकते हैं। तो उसका इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, he will always be influenced by the
कैरेक्टर्स। और इसको इंडिपेंडेंट करना कैसे है, ये कहाँ सीखते हैं, कहाँ सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने एक ऑडिटर को इंडिपेंडेंट बनाना है? हम सीखेंगे कोड ऑफ एथिक्स में। हम सीखेंगे कहाँ पे? कोड ऑफ एथिक्स के अंदर। देन दिस टर्म ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू। सर ट्रू कहते हैं फ्री फ्रॉम एरर्स, और फेयर कहते हैं जहां पे किसी भी किस्म की कोई बायसनेस ना हो। कोई आप में से अगर पहले मुझे इसकी एग्जांपल देना पसंद करे जिसमें ट्रू वाला फैक्टर हो, सिर्फ, हाँ सिर्फ ट्रू वाला फैक्टर बताना। नहीं, एग्जांपल एग्जांपल एग्जांपल। सवाल आ गया कि आपने एक एग्जांपल लिखनी है, 2 नंबर का सवाल है कि जिसमें आपने ये ट्रूनेस के ऊपर बात करनी है, तो क्या एग्जांपल आप देंगे? एग्जांपल, ये तो जनरल बात कर रहे हो, कोई एक अकाउंटिंग की एग्जांपल निकाल के बताओ। हाँ बताओ। बिल्कुल। देखें, IS 16 क्या कहता है? बिल्डिंग कहाँ पे आनी चाहिए, किस मॉडल पे आनी चाहिए? या कॉस्ट पे आए या रिवैल्यूएशन पे आए। चलो, एंटिटी ने कॉस्ट पे रखी हुई है और कॉस्ट पे ही रखी हुई, 100 रुपए की चीज खरीदी तो आज भी कितने की शो हो रही है? 100 की शो हो रही है। तो क्या मसला है? IS 16 कुछ और बात भी करता है, वो कहता है कि उसको डेप्रिशिएट करो ओवर द टाइम। जब ये बिल्डिंग यूज हो रही है तो उसको हमें कम करना है। तो जनाब, कम करने के लिए हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करनी चाहिए, और अगर एंटिटी चार्ज नहीं कर रही, इसका मतलब है कि जो अकाउंट्स बनाए हैं उनमें क्या है? एरर। उनमें क्या है? एरर। और फेयरनेस किसे कहेंगे? किसी के प्रेशर में आके कुछ काम करना। जैसे यही एंटिटी बिल्डिंग के ऊपर चार्ज करती है डेप्रिसिएशन, मगर उन्होंने क्लासिफाई गलत किया हुआ है। कहाँ रखा हुआ है इसको? करंट में रखा हुआ। हम कहते हैं कि नहीं भाई, इसको करंट में नहीं रखना, इसको कहाँ पे रखना है? नॉन करंट में रखना है। तो वो कहते हैं नहीं सर, हमारे बड़ों ने तो हमें ज़िंदगी भर यही सिखाया कि बिल्डिंग हमेशा किस में जाएगी? करंट में। क्यों जाएगी? क्योंकि इसमें बिजली चलती है, ये करंट से चलती है, इसमें लाइट्स ऑन होती हैं, तो ये करंट एसेट है। हम कहेंगे नहीं, IS 16 क्या कहता है? इट शुड बी क्लासिफाइड अंडर नॉन करंट एसेट्स। तो उनकी फजूल की लॉजिक्स में नहीं आ। तो ट्रू एंड फेयर व्यू मीन्स कि ऑडिटर जब अकाउंट्स को देखता है तो वो 3 से 4 चीज़ों को असेस करता है। वैल्यूज़ ठीक आ रही है, क्लासिफिकेशन ठीक हो रही है, डिस्क्लोजर्स पूरे आ रहे हैं, और क्या हमें प्रॉपर ऑडिट करने का मौका दिया गया है या नहीं दिया गया। अदरवाइज वो क्या करता है? ऑडिट रिपोर्ट को ख़राब करने की पोजीशन में होता है, ओपिनियन को मॉडिफाई कर देता है। तो ये जो फ्रेज है ट्रू एंड फेयर व्यू, अगर आपको याद हो तो ऑडिट रिपोर्ट में जो ओपिनियन वाली स्टेटमेंट है उसमें सबसे पहली बात यही है कि जब आप ओपिनियन दें तो आपने बताना है कि ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है या नहीं दे रहा। देन वी हैव मटीरियलिटी। ये क्या होती है? व्हाट इज मटीरियलिटी? ऐसी चीज़ या ऐसी फिगर जो कि दूसरे की डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करे, उसको इफेक्ट करे। कोई एग्जांपल, कोई एग्जांपल, कोई एग्जांपल, एक एग्जांपल अच्छी सी। इतनी मुश्किल मिसाल क्यों दे रहे हो? कोई आसान सी मिसाल दे दो, कोई आसान सी मिसाल दे दो। मतलब इन देखो बेचारे मासूम से बैठे हुए हैं तुम्हारे साथ। इसी वजह से इसका पेपर है कि वो मिसाल वर्क करती है। देखो मेरी बात सुनो, आपकी जेब में कितने पैसे हैं? 1000 रुपया है। चलो, 1000 रुपया एक आपकी जेब में है और 1000 रुपया इस ऑफिस के ऑफिस बॉय की जेब में है। दोनों का 1000 रुपया गुम गया।
दुख किसको ज़्यादा होगा? दुख किसको ज़्यादा होगा? जिसके पास कम होंगे। और कम किसके पास होंगे? आप तो अमीर आदमी हैं, आप तो सीए कर रहे हैं, तो दुख होगा ऑफिस बॉय को। रीज़न बीइंग दैट कि उसने शायद उस 1000 रुपये से घर में जाते हुए आटा सब्जी दाल चीनी लेके जानी हो, और आपके पास जो 1000 रुपया था वो तो आपने अय्याशी के लिए रखा हुआ था। घर में कहा था कि मैंने किताब लेनी है, और यहाँ पे आके आप कुछ और ही काम करते पाए जा रहे हैं। हाँ, तो ये 1000 रुपये का दुख किसको ज़्यादा है फिर? ऑफिस बॉय को ज़्यादा है। ये 1000 रुपये की वैल्यू तो दोनों के लिए सेम है, 1000 इधर भी है और 1000 उधर भी है, मगर किसकी डिसीजन मेकिंग उस चोरी से इफेक्ट हो रही है? ऑफिस बॉय की। तो उसके लिए ये चीज़ ज़्यादा मटीरियल है, और आपके लिए ये इममटीरियल है। एक वर्ड लिख लें, इममटीरियल। इममटीरियल याद रखिएगा, ऑडिटर हमेशा जो मिस स्टेटमेंट्स पकड़ता है उसके पहले एक वर्ड लिखा होता है, मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स। मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स यानी कि हम उनसे इममटीरियल चीज़ों पे बहस नहीं करते जब तक हमें ज़रूरत पेश ना आ जाए। और नॉर्मली हम कहते हैं कि अगर इसमें कोई मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स नहीं है तो तुम्हारे अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। और ये भी याद रखिएगा कि जब भी आप ये वर्ड लिखें तो इसके साथ आपने एक जुमला और लिखना है, वेदर ड्यू टू एरर और फ्रॉड। हमेशा जब भी ये वर्ड एग्जाम में आप लिखें मटीरियल मिसस्टेटमेंट, आपने कॉमा डाल के ये 7 लाइन लाजमी लिखनी है, वेदर ड्यू टू फ्रॉड या एरर और फ्रॉड। ये बात याद रहेगी, ये बात आपने हमेशा एग्जाम के क्वेश्चंस में मेंशन करनी है, और खाली मिसस्टेटमेंट का वर्ड यूज नहीं करना। तब भी ये लिखना, जब भी आपने मटेरियल में स्टेटमेंट का वर्ड लिखें कॉमा डाल के लिखें, वेदर ड्यू टू एरर और फ्रॉड। सर मैनेजमेंट क्या क्या काम करती है आपके नज़दीक? क्या वो एफएस बनाती है? बनाती है। क्या वो हमारे लिए कंट्रोल्स के ऊपर काम करती है? करती है। क्या वो ऑडिटर को तमाम एक्सेस इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करती है? बिल्कुल करती है। इसके अलावा कुछ और काम भी उनके जिम्मे है। नंबर 1, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू असेस कि हमारी एंटिटी या उनकी एंटिटी गोइंग कंसर्न रखती है या नहीं रखती, एंड दे आर टू आइडेंटिफाई सबसीक्वेंट इवेंट्स। ये कौन से होते हैं? जो ईयर एंड के बाद अकर हो रहे होते हैं, और इनका ताल्लुक हमारे साल से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके ऊपर बात करेंगे। तो अब आपसे अगर सवाल आए कि भाई बताएं मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां कौन कौन सी हैं, तो पहली चीज़ क्या लिखेंगे? They are responsible to make financial statements. They are responsible to prepare internal controls. They are responsible for giving access to auditor, उसको तमाम information देना, तमाम vouchers वगैरह देना। उसके बाद they are also responsible for prevention and detection of fraud. They are responsible to assess the going concern, and they are responsible to identify subsequent events. ये उनकी जिम्मेदारी है। और मजे की बात है कि ये सारी जिम्मेदारियां हम ऑडिट के शुरू में ही उनके साथ क्लियर कर लेते हैं। बता सकते हैं कैसे? एंगेजमेंट लेटर, उससे पहले प्री कंडीशंस के साथ कर लेते हैं। याद है? ओके, पक्की बात है। आपको कुछ और दिखाता हूँ जरा, कुछ चीज़ों को ना कोरिलेट करते हैं, प्रोवाइडेड के मेरे पास यहाँ पे किताब मौजूद हो। सही है। अब आप इतने तो बड़े हैं कि मैं आपको कुछ दिखा सकता हूँ। ये आपके सामने आया कुछ, क्या आया? ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट आया। चैप्टर 1 के को ताल्लुक नहीं है, मैं जस्ट एक ओवरव्यू आपको देने जा रहा हूँ। ज़रा ये ओपिनियन का पैराग्राफ सिर्फ आप पढ़िएगा प्लीज़, आराम से पढ़िएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, सुकून से पढ़ें।
जब पढ़ लो तो मुझे बताइएगा कि हमने पढ़ लिया। पढ़ भी लिया, अच्छा है। फर्स्ट लाइन क्या लिखी हुई? वी हैव, यानी कि ऑडिटर ने ऑडिट किया है किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। किस कंपनी का? एबीसी कंपनी का। और ये एफएस किन किन स्टेटमेंट से मिलकर बनी है? फाइनेंशियल पोजीशन, जरा काउंट करना है मेरे साथ। फाइनेंशियल पोजीशन, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो, नोट्स, इंक्लूडिंग अ समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। क्या यही बात चैप्टर 1 के शुरू में नहीं लिखी हुई थी? लिखी हुई थी, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, जो एसओएफपी होती है, ये फॉर द ईयर होती है कि एज एट होती है? तो क्या यहाँ पे भी एज एट लिखा हुआ? लिखा हुआ है। और जो बाकी स्टेटमेंट्स हैं ये फॉर द ईयर होती हैं। अच्छा, ये जो बाकी स्टेटमेंट्स हैं एसओएफपी के अलावा, ये कंपनी का क्या डिटरमिन करती हैं? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस डिटरमिन करती हैं। फाइनेंशियल पोजीशन सिर्फ बैलेंस शीट आपको बताती है, और इसके अलावा जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपको क्या बताते हैं? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इसको लिख लें कहीं, क्या बताते हैं आपको? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। यहाँ पे मेरे पास लिखने वाला ज़रा फीचर थोड़ा सा हल्का है क्योंकि इसको टेक नहीं लगी हुई। यहाँ तक क्लियर है? अब नीचे आए, इन आवर ओपिनियन। अब हम क्या दे रहे हैं? ओपिनियन। ऐसा क्यों दे रहे हैं? हमारा ये काम था क्या? हमारा यही काम है कि हमने ओपिनियन ही देनी होती है, देनी होती है। अच्छा, इन आवर ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि हमें दी गई हैं चेक करने के लिए, अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट। अभी हमने ये तो बात की थी कि क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो देखें, ओपिनियन के अल्फाज वही हैं जो कि आप चैप्टर 1 से पढ़ के आए हैं। क्या है? कि गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर एंड इट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ये कहां से आया? ये वो जो एसओएफपी के अलावा स्टेटमेंट्स हैं वो कौन कौन सी हैं? सोसी, एसओसीएफ, एसओसीआई, वो बाकी सारी। एंड इट्स कैश फ्लोस जो कि बनी है इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। याद करें, हम लोगों ने पढ़ा है। चलिए याद क्या करेंगे आप लोग, आपको दिखा देता हूँ। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू गिव ओपिनियन। वो दे के आए हैं, क्या लिख के आए हैं कि वो एफएस ठीक बनी हुई है और ये बनी है एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। और उस केस में वो क्या है? आईएफआरएस। उस केस में क्या है? अच्छा, उस केस में हमने इसको मेंशन क्यों नहीं किया? हमने ये क्यों नहीं लिखा कि वो स्केड्यूल 4th और 5th? क्योंकि वो पाकिस्तानी रिपोर्ट नहीं है, वो रिपोर्ट किसकी है? इंटरनेशनल रिपोर्ट। वो बनी है 700 सीरीज के ऊपर। डन। अच्छा, अब एक काम और करें, ये ज़रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ें मैनेजमेंट की, तसल्ली से पढ़नी है। मुझे पढ़ के इतना बता दीजिएगा कि कोई ऐसी बात जो कि हमने अभी तक डिस्कस ना की हो। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन एंड फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी कि एफएस बनानी भी है और ठीक बनानी है। सिर्फ ये वर्ड नहीं है, अगला वर्ड के साथ लिखा हुआ है। अब हम लोग एग्जाम में गलती ये करते हैं कि हम कहते हैं कि भाई मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम अगली चीज खा जाते हैं, और वो वर्ड क्या है? फेयरली प्रेजेंट भी करना। और ये फेयर प्रेजेंटेशन कब होगी? जब इनके कंट्रोल्स लगे होंगे, तब हम कहेंगे कि एंटिटी के जो लगे हुए कंट्रोल्स हैं इसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई खास मसला नहीं।
दे आर नेसेसरी टू एनेबल प्रिपरेशन ऑफ FS विच आर फ्री फ्रॉम मटीरियल, अगली बात पढ़े, वेदर ड्यू टू फ्रॉड, और ये बात आपने हमेशा पूरी लिखनी है, इसको पल्ले बांध लें, ये आपने हमेशा पूरी ही लिखनी है। फिर नीचे वाली बात पढ़ें जरा, मैनेजमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल इस काम के लिए फॉर गोइंग कंसर्न, फॉर असेसिंग कि कंपनी गोइंग कंसर्न रखती है या नहीं रखती। हाँ, उनकी की हुई असेसमेंट को फिर ऑडिटर ने आगे चेक करना है, वो कैसे चेक करेगा, वो हम जब स्टैंडर्ड पढ़ेंगे गोइंग कंसर्न का तो बात कर लेंगे, बट अभी हम सिर्फ उनकी जिम्मेदारी पढ़ रहे हैं कि दे आर रिस्पॉन्सिबल टू असेस कि कंपनी की ये एबिलिटी है टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। डन? कोई मसला, कोई परेशानी? अच्छा, तो वापस आ जाए। हम लोगों ने स्टूवर्डशिप देख लिया, हम लोगों ने इंडिपेंडेंस देख ली, ट्रू एंड फेयर व्यू के ऊपर बात कर ली, MC के ऊपर बात कर ली, और हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कवर की। इससे रेलेवेंट एक ही सवाल है कि हमने पूछा हुआ है, वो ये था कि उसने कहा कि स्टूवर्डशिप बता दें, अकाउंटेबिलिटी बता दें, और साथ क्या डिफाइन कर दें, ट्रू एंड फेयर व्यू किसे कहते हैं। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने इन तीनों को पकड़ के सिर्फ और सिर्फ क्या कर देना था, डिफाइन कर देना था कि व्हाट इज स्टूवर्डशिप, व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी एंड व्हाट इज फेयर प्रेजेंटेशन या ट्रू एंड फेयर व्यू। कुछ इस तरीके से पढ़ लें एक दफा। हाँ जी, स्टूवर्डशिप ओके। स्टूवर्डशिप क्या है? लुक आफ्टर द एसेट्स ऑफ द कंपनी एंड मैनेज देम ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स, आसान सी बात। अकाउंटेबिलिटी, एज एन एजेंट दे आर अकाउंटेबल टू शेयर होल्डर्स। कौन? डायरेक्टर्स। दे शो देयर अकाउंटेबिलिटी टू शेयर होल्डर्स बाय प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और ऑडिटर कैसे शो करते हैं अकाउंटेबिलिटी? बाय प्रिपेयरिंग ऑडिट रिपोर्ट। एंड व्हाट इज ट्रू एंड फेयर भी उसको भी पढ़ लें। ट्रू क्या है? फ्री फ्रॉम एरर। फेयर क्या है? देयर इज नो अनड्यू बायसनेस। ना अच्छा जी, दो बातें हैं। पहली है स्केप्टिसिज्म। ये क्या होता है? व्हाट इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म? शक की मिजाज रखना, शक की निगाह से देखना। इससे क्या फायदा पहुंचता है ऑडिटर को? इससे क्या फायदा मिलेगा ऑडिटर को? मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। दो एविडेंसेस को पकड़ के वो आपस में रिलेट नहीं लिखना, कोरोबोरेट कर सकता। क्या कर सकता है? कोरोबोरेट कर सकता। और क्या फायदा पहुंचेगा उसको? उनकी हर बात को नहीं मानेगा, ओवर जनरलाइजेशन नहीं करेगा। मतलब मैनेजमेंट तो यही कहेगी ना कि यार ये ऐसे हुआ, ये वैसे हुआ, ये वैसे हुआ, वो कहेगा हाँ ठीक है, आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, आप भगवान है, मैं इंसान हूं, ऑल ओके। ऐसा नहीं करना। उनकी हर बात पे आपको क्या करना है? शक करना। वो जो कहे आपने उसके उलट करना है। आपने एंटिटी के हर बंदे से पूछना है, हर बंदे से एविडेंस हासिल करना, फिर हर बंदे के एविडेंस को आपस में क्या करना है? जोड़ना। इसे कहते हैं स्केप्टिसिज्म। एक कौन सा माइंड रखूं मैं? क्वेश्चनिंग माइंड रखूं, जिसमें हर वक्त हमेशा कुछ ना कुछ चलता हो।
और वो क्या रहे बेचारा, हमेशा अलर्ट रहे। क्या रहे? अलर्ट रहे कि पॉसिबल मिसस्टेटमेंट। अब देखें, जहां पे वर्ड मिसस्टेटमेंट आया वहां पे साथ क्या साथ आ गया, ड्यू टू एरर और फ्रॉड। पॉसिबल मिसस्टेटमेंट उसको कहीं ना कहीं से नजर आ सकती, एंड ये क्रिटिकली असेस करेगा किस चीज को, ऑडिट एविडेंस को। तो किसी भी ऑडिट एविडेंस की क्रिटिकल असेसमेंट के लिए हमें क्या करना है, प्रोफेशनली स्केप्टिक रहना है कि वो बंदा ठीक भी कह रहा है या नहीं कह रहा। और इसका फायदा क्या पहुंचेगा, हमें अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस ओवरलुक होने से बच जाएंगे, हम ओवर जनरलाइजेशन से बच जाएंगे, और इन अप्रोप्रिएट अजम्पशन से भी हमारी बचत हो जाएगी। यानी कि हम एक अच्छे ऑडिट एविडेंस तक पहुंच जाएंगे अगर हम क्या हैं, ज्यादा स्केप्टिक। एक दफा पूरी स्लाइड को रीड करना। तसल्ली से इस पूरी स्लाइड को बस एक दफा रीड करना। एग्जाम्पल समझ आ रही? पहली क्या लिखी हुई है, ऑडिट एविडेंस अगर क्या कर रहा है, व्हाट इज कॉन्ट्रडिक्शन, तजाद, क्लैश। इंफॉर्मेशन जो कि हमारे माइंड में क्या क्रिएट कर रही है, क्वेश्चंस, किस चीज के ऊपर, कि जो चीज दे रहे हैं वो रिलायबल भी है या नहीं है। और तीसरा क्या है, फ्रॉड को अक्सर एंटिटी छुपाने की कोशिश करती है, और ये एक आधा बंदा नहीं होता, मोर देन वन पर्सन आपस में मिल के फ्रॉड को छुपाते हैं। इसका एक टेक्निकल नाम होता है, बता सकते हैं? फ्रॉड का, जब एक से ज़्यादा बंदे मिल के फ्रॉड को छुपाते हैं तो उसको हम, नहीं, कोल्यूजन। क्या कहते हैं उसको, कोल्यूजन। कोल्यूजन। तो फ्रॉड को पकड़ने में, डिटेक्ट करने में हमें स्केप्टिसिज्म ज़रा हेल्प कर जाती है। अब मुझे बताएं, हमने कहा था कि ऑडिट एविडेंस परसुएसिव रादर देन, अब वो तो हमें परसुएड कर रहा है कि चीज ऐसे ही हुई होगी, उसको काउंटर मैं कैसे करूंगा, थ्रू बीइंग प्रोफेशनली स्केप्टिक। जब तक मैं स्केप्टिक नहीं हूं वो तो हमेशा मेरे पे भारी रहेगा, क्योंकि वो मुझे क्या कर रहा है, परसुएड कर रहा है कि भाई मानो या ना मानो ये चीज ऐसे ही हुई होगी। तो उसको काउंटर करने के लिए हमें क्या बनना पड़ता है, प्रोफेशनली स्केप्टिक। कोई मसला इन स्केप्टिसिज्म? क्लियर है, आसान सी बात थी। व्हाट इज प्रोफेशनल जजमेंट? व्हाट इज प्रोफेशनल जजमेंट बाय द वे? ये क्या होती है, एनीवन? अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर। आप अज्यूम करें कि आपके आर्टिकल शुरू हो गए, आप फर्म में चले गए और फर्म में जाके आपको पहला क्लाइंट भी मिल गया। अब पार्टनर को आप कुछ कहना चाह रहे हैं बेस्ड ऑन योर नॉलेज, कि मैंने एक किताब में ये चीज़ ऐसे पढ़ी थी, मगर प्रैक्टिकल ऑडिट थोड़ा सा फ़र्क होता है। वो पार्टनर आपकी बात मानेगा, सुनेगा? नहीं, क्या कहेगा कि अभी तुम्हारा जजमेंट लेवल लो है, क्योंकि तुम्हारे पास वो रेलिवेंट एक्सपीरियंस मौजूद नहीं है, रेलिवेंट ट्रेनिंग मौजूद नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ क्या है, किताबी नॉलेज। वो भी तुमने 50 नंबर हासिल किए हैं रो पिट के, 3 से 4 अटैम्प्ट लगा के, इतनी हो गई वैसे, हो गई इतनी नहीं। तो ये चीज़ आती है ओवर द टाइम। कैसे आती है? बाय डूइंग ट्रेनिंग, बाय डेवलपिंग मोर नॉलेज एंड थ्रू प्रॉपर एक्सपीरियंस। जब तक आप प्रोफेशनली साउंड नहीं है, अच्छी बात करने की पोजीशन में नहीं है, आप कभी भी इन्फॉर्म्ड डिसीजंस नहीं ले सकते।
तो एक अच्छे फैसले पे पहुंचने के लिए आपको हर चीज़ का अच्छा बुरा सोचना चाहिए. यू शुड बी प्रोफेशनली जजिंग द पीपल. सिर्फ इमोशंस की बेस पे फैसला नहीं करना, नॉलेज की बेस पे, ट्रेनिंग की बेस पे, एक्सपीरियंस की बेस पे, स्टैंडर्ड्स की बेस पे फैसला करना है. ऑडिट इमोशनल होकर नहीं किया जाता. अदरवाइज तो वो आपको प्यार से कह दें, आपको एक कप चाय का पूछ लें तो आप पिघल जाएंगे उधर ही, कि घर में तो चाय नसीब नहीं होती, चलो वो कम से कम चाय तो पिला देते हैं यहाँ पे आके. तो ये काम नहीं करना. ऑडिट जब भी करना है, आँख, नाक, कान, गला सब कुछ खोल के करना है. अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आपका बहुत कुछ खुल सकता है. ये बात समझ आई? ये बात नहीं भूलनी. इसका क्या फ़ायदा होगा जनाब? इसका क्या यूज़ केस है? हमें मटीरियलिटी समझ आती है. जब हम जजमेंट करने की पोजीशन में हैं, जब हम जज करने की पोजीशन में हैं, तो हमें पता है कि कौन सी चीज़ अहम है और कौन सी चीज़ अहम नहीं है. हमें रिस्क असेसमेंट में समझ आएगा कि मैंने किस एरिया को ज़्यादा देखना है और किस एरिया को मैंने कम देखना है. ये ओवर द टाइम, ओवर द एक्सपीरियंस, उस तरह के सेक्टर में बार बार काम करने से आपको ये हौसला मिलता है. नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट आपकी डेवलप होती है कि आपने कितना काम करना है, कब काम करना है, किसके साथ काम करना है. आप इवेल्युएट कर सकते हैं कि क्या जो एविडेंस मिला है वो सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट है या नहीं. ये क्या होता है? ये क्या होता है? कि वो क्वांटिटी में भी अच्छा है और वो क्वालिटी में भी अच्छा. ये लिखा हुआ है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट. ऐसा ऑडिट एविडेंस जो कि क्वांटिटी वाइज भी अच्छा हो और क्वालिटी वाइज भी अच्छा हो. इसमें एक और गहराई भी है, मगर वो वक्त आने पे बताऊंगा. देन हम उसकी बेस पे क्या बना सकते हैं? कंक्लूजन्स बना सकते हैं. और इसकी बेस पे आगे हम लोग क्या बनाएंगे? ओपिनियन. वहां तक पहुंचेंगे. तो ऑडिटर के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. ही शुड बी प्रोफेशनली साउंड, जजमेंट्स रखता हो, एंड ही शुड बी ऑलवेज स्केप्टिक. अदरवाइज वो आपको कच्चा चबा जाएंगे. ना ना. इसका सवाल देख लेते हैं. आई कैब ने कब, कैसे, कहाँ पूछा. ये देखें कब आया था? स्प्रिंग 13 में. सवाल पढ़ें जरा. कहता है डिस्क्राइब करें मीनिंग ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट और उसकी क्या बता दें, डिफाइन कर दें और क्या बता दें, उसकी फ़ायदे बता दें. नीचे आ जाएं तो ये हम लोगों ने कर लिया स्टीवर्डशिप वाला. उसके नीचे मज़ीद आ जाएं तो हमारे पास ये क्वेश्चन आता है ऑटम 19 का. ज़रा पढ़िएगा प्लीज़, तसल्ली से पढ़िएगा. दिखने को केस स्टडी मगर है नहीं. पढ़े ज़रा. असलम कौन है? जूनियर. अब जूनियर का वर्ड क्यों? मतलब वो ये भी तो कर सकता था कि असलम इज अ मेंबर ऑफ ऑडिट टीम. वाई द वर्ड जूनियर? उसकी जजमेंट ही बहुत कम है. वो अपने बचकाना तरीके से सोच रहा है. ड्यूरिंग एन इनफॉर्मल डिस्कशन असलम हैज इंक्वायर्ड कि हम क्यों ज़्यादा स्केप्टिक होते हैं जबकि एंटिटी जो मैनेजमेंट है उसकी ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी तो कभी भी क्वेश्चनेबल नहीं रही बेस्ड ऑन द प्रायर एक्सपीरियंस. तो बताएं आप क्या जवाब देंगे उसको? आप ये कहेंगे कि शरीफ वो है जिसको मौका नहीं मिला. तो इंसान कभी भी बदल सकता है. इंसान फरिश्ता थोड़ी है कि अगर वो नेक पैदा हुआ तो हमेशा नेक ही रहेगा. वो कभी भी कुछ ना कुछ चुरा सकता है. खैर, तो यहाँ पे क्या बताएंगे कि हमें क्यों स्केप्टिक होना है. फ़ायदे बताएंगे कि रीजंस बताएंगे? रीजंस बताएंगे. उसने फ़ायदे नहीं मांगे, उसने रीजंस मांगी हैं. और रीजंस क्या हैं? रीजंस क्या हैं? अब करना ये है कि इन्हीं फ़ायदों को आपने कन्वर्ट करना है.
रीजंस के अंदर फर्स्ट रीजन क्या है कि हम स्केप्टिक इसलिए होते हैं ताकि हम अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस को ओवरलुक ना कर सकें। बात वही है मगर तरीक़ेकार बदल गया है बताने का। हम स्केप्टिक इसलिए होते हैं ताकि ओवर जनरलाइजेशन ना कर सकें, उसको अवॉइड करने के लिए, और इन अप्रोप्रिएट अजम्पशंस को ना लिया जा सके। तो कंटेंट वही है मगर उसकी पैकेजिंग बदल दी। हम अक्सर एग्जाम में इसी वजह से मार खा जाते हैं। हमें पता होता है कि लिखना क्या है मगर हम लिखते वो हैं जो कि हमें आता है, हम उसको रिक्वायरमेंट के मुताबिक मोल्ड नहीं कर पाते। तो जो 40s वाले हजरात हैं वो अनफॉर्चुनेटली इस काम का शिकार होते हैं। चलिए कोई बात नहीं। एंड दैट्स इट। ये वाला क्वेश्चन आपने याद रखिएगा, चैप्टर 3 के साथ कवर करना है, मुझे याद करवाइएगा, ठीक है। और बस इसमें और बताने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, इस चैप्टर के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है जो हम लोगों ने आज कवर किया, जिसमें ऑडिट क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, और ये छोटे मोटे से कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए। जो दूसरा मेन हिस्सा है वो क्या है, कंपनीज एक्ट। अच्छा, इसमें 1-2 पेज आपको मिलेंगे जिसमें वो ये डिस्कशन करता है आईफैक की, IESB की। अब तो खैर आईफी हो गया, आईफैक ख़त्म हो गया, पता है आप लोगों को? ये आईफैक नहीं है, अब ये IFAE हो गया। चले, इसको हम किसी उस दिन करेंगे जब आपका पढ़ने का मूड नहीं होगा, क्योंकि ये एरिया एग्जाम में टेस्टेबल नहीं है। जो चीज़ टेस्टेबल है वो हम लोगों ने कवर किया आज तक। कल हम लोग कवर करेंगे किसके ऊपर, कंपनीज एक्ट। डन, कल मिलता है।